नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डेली न्यू अपडेट्स के नए एपिसोड में। और जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एयर इंडिया में बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है और इस बार फिर से हुआ है। इस बार इंडिया की जानी मानी पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनी डोमिनोज़ में हुआ है। जी हाँ, आप जानते हैं कि डोमिनोज़ इंडिया की बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी कंपनी है जो पिज़्ज़ा डिलीवरी करती है। और उसमें हुआ है 13 TB का डेटा लीक, मतलब वो पब्लिक हो चुका है इस टाइम पर। तो आइए अब जानते हैं कि हुआ क्या है आखिरकार डोमिनोज़, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली कंपनी है, और कैसे हम अपने डेटा को इन सब डेटा लीक जो कि और भी फ्यूचर में हो सकते हैं उनसे सुरक्षित रख सकते हैं। और पिछले बीते 6 सालों में आपने कभी भी कोई भी ऑर्डर दिया है डिलीवरी के लिए, तो तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल इंटरनेट पर अब पब्लिक हो चुकी है। मतलब कोई भी आपके बारे में कुछ भी जान सकता है। और पर्सनल डिटेल से मेरा मतलब है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपका फुल एग्जैक्ट लोकेशन। मतलब कोई भी बंदा आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट घर तक पहुंच सकता है। इतनी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है इंटरनेट पर और वो भी पब्लिक है। और ये जो डेटा ब्रीच हुआ है, बल्कि और भी एयर इंडिया को जो डेटा ब्रीच हुआ था, जितने भी डेटा ब्रीच हो रहे हैं, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता ज़्यादा। पता नहीं ऐसा क्यों है, जबकि उसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए, जिससे सरकार पर थोड़ा दबाव बने और वो इसके लिए कोई नए लॉ लाए, नए कानून बनाए। खैर, आइए जानते हैं डेटा ब्रीच क्या होता है। इन कंपनीज़ के पास कस्टमर्स का डेटाबेस होता है। यानी जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए इनको कॉल करते हैं, तभी आपका फ़ोन नंबर स्टोर कर लेते हैं। साथ ही में आपसे कॉल पर ही आपका एड्रेस, आपका पूरा नाम, ये सब भी जान लेते हैं और उसको भी ये स्टोर कर लेते हैं अपने डेटाबेस में। 16 अप्रैल 2021 की बात है कि एक इज़राइल बेस्ड साइबर क्राइम इंटेलिजेंस की कंपनी है जिसके को फाउंडर ने पाया कि हैकर्स ने पोस्ट कर रखा है काफ़ी सारा डेटा ऑनलाइन इंटरनेट पर, और वो क्लेम कर रहे हैं कि पास 13 TB से भी ज़्यादा का डेटा है डोमिनोज़ का। हैकर्स ने तकरीबन 4 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की डिमांड करी थी कि इस डेटा को जिसको भी बाई करना है वो 4 करोड़ रुपए में उनको पूरा डेटा दे देंगे। और जब किसी ने भी इस डेटा को ख़रीदा नहीं, तो उन्होंने इसको इंटरनेट पर डाल दिया। और इस सब को सर्च करने के लिए उन्होंने एक सर्च पोर्टल भी तैयार किया है, जिस पे आप बस ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालकर आप किसी की भी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि वो कहाँ पर रहता है, उसने क्या ऑर्डर दिया था, किस साल में कितने ऑर्डर दिए और उस ऑर्डर की कीमत क्या थी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अब समझते हैं, अगर ये डेटा लीक हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों को आपके घर का एड्रेस पता लग जाएगा, आपका नाम पता लग जाएगा, मोबाइल नंबर पता लग जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ कि क्या हो जाएगा। इस डेटे का इस्तेमाल करके आपको बड़ी आसानी से स्कैम किया जा सकता है। इसको OTP स्कैमिंग कहा जाता है। कोई स्कैम करने वाला बंदा आपको फ़ोन करके कहेगा कि आपके पास एक OTP आया होगा, वो आप हमको बताइए। अब आप उसको ऐसे तो बताएंगे नहीं, आपको लगेगा OTP तो शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी तरफ से आपको सारी डिटेल बताएगा कि आपका कार्ड नंबर ये है, आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हैं और सब कुछ, जिससे आपको उस पर विश्वास हो जाएगा। किसी को भी हो जाएगा, अगर किसी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि सिर्फ बैंक के पास है, जो कि इतनी ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन है, अगर वो किसी के पास होगी तो ऑब्वियसली आप विश्वास कर ही लेंगे। तो जब आप उस पर विश्वास करके अपना OTP उससे शेयर कर देंगे, तब होगा स्कैम आपके साथ, आपका क्रेडिट कार्ड पूरा खाली। और दूसरी जो इसका यूज़ हो सकता है डेटा का, वो होता है ऐड दिखाने के लिए। जो आपके पास आलतू फालतू एड्स आते रहते हैं, जो कि मैसेजेस में भी आते हैं कि ये बाई कर लीजिए, कि पतले हो जाइए या मोटे हो जाइए, मास गेन करिए, और तरह तरह की जो फालतू के मैसेजेस का होता है, ताकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो ऐसे डेटा को ख़रीदती हैं। और उनके पास जब इतना बड़ा डेटा आ जाता है तो वो आपको मैसेजेस भेजना स्टार्ट करती हैं। आपको किसी प्रोडक्ट, जो भी उनका कुछ प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करती हैं। जब आपको कोई भी चीज़ बार बार दिखेगी तो आपको लगेगा कि एक बार ख़रीद कर ट्राई करने में क्या जाता है। और एक बंदा ऐसे ही सोच कर अगर एक लोग भी एक बार ख़रीद लेंगे तो उनका तो काफ़ी सारा बिजनेस बढ़ जाएगा। तो ऐसे होती है इनका यूज़ दोस्तों। अब बात करते हैं कि इनको कैसे रोका जा सकता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में एक लॉ है जिसके मुताबिक
कम से कम डेटा रिकॉर्ड किया करना है आप किसी भी कंपनी को, मतलब जो अननेसेसरी है, जिसका उन कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है, उसका डेटा वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। और जब कस्टमर चाहे तब वो अपने डेटा को उनके सर्वर से डिलीट करवा सकता है उनसे कह के। और तीसरा ये है कि कुछ टाइम बाद उन कंपनीज़ को खुद ही वो डेटा को डिलीट करना पड़ता है, ऐसा वहाँ पर कानून है। लेकिन अपने इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप कह भी दोगे तो भी कोई डिलीट करने वाला नहीं है, आपसे कह देगा हाँ डिलीट हो गया, लेकिन वो करेगा नहीं तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा, सालें लग जाएंगी, जैसे अपने केस चलते रहते हैं। पहली बात तो हमारे लिए डेटा सिक्योरिटी के लिए कोई भी लॉ ही नहीं है। ये तो हो गई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसके लिए सरकार को कदम उठाना। अब आप कैसे किसी डेटा को, अपने डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो है कि कम से कम डेटा बताएं। मतलब कुछ जैसे कि कुछ फॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, और फिर कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन पे लिखा होता है ऑप्शनल। मतलब अगर आप उन्हें ना भी डालेंगे, अगर आप उनको नहीं भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो उन ऑप्शनल वाले ऑप्शंस पे कभी मत डालिए। आप क्यों फालतू में अपना एक्स्ट्रा डेटा किसी को देना चाहते हैं? अपना फ़ोन नंबर और मेरे सारे फ़ोन नंबर रख लो, तो इस पे ना लगे उस पे लगे, परेशान करते रहना। ऐसा क्यों करना है आपको? ऐसा मत करिए। जो भी ऑप्शनल है उस पर कभी भी मत भरिए। जितना कम से कम हो सके अपना डेटा दीजिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी संस्था, कुछ भी हो, किसी को भी ज़्यादा अपना डेटा शेयर मत करिए। अब आता है दूसरा पॉइंट, कैसे सेव कर सकते हैं। जब आप कहीं पर भी अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालते हो तो कई जगह नीचे एक ऑप्शन बन के आता है कि सेव दिस फॉर लेटर, सेव दिस कार्ड फॉर लेटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना पूरा पहले डिटेल डाल दीजिए कार्ड की, और उसके बाद उसे सेव कर दीजिए उनके सर्वर पे। CVV सेव नहीं होगा, लेकिन कार्ड की बाकी सारी की वो कब एक्सपायर हो रहा है, उस पर लिखा हुआ नाम क्या है और उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, तो उसको कभी भी सेव मत करिए। क्योंकि आप उनके डेटा में अगर खुद ही सेव कर दे रहे हैं तो आप उन्हें खुद ही अपने आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि रख लो, हमारा सब रख लो, फिर चुर जाए तो चुर जाए। तो ऐसा कभी मत करिए। उनके सर्वर पे सेव दिस फॉर लेटर के लिए कभी भी टिक मत करिए। और तीसरा पॉइंट है, कभी भी सेम पासवर्ड्स यूज़ मत करिए अलग अलग वेबसाइट पे अकाउंट बनाने के लिए। मान लीजिए फेसबुक पे जो आपका पासवर्ड है वही आपने ट्विटर के लिए रखा है, वही इंस्टाग्राम के लिए रखा है, वही किसी और ऐप्स के लिए रखा है, कोई और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए। तो ऐसा कभी भी मत करिए, क्योंकि अगर फेसबुक का डेटा लीक हो गया और हैकर्स को उसका पासवर्ड पता लग गया तो वो दूसरे सर्वर पर जाकर दूसरे अकाउंट्स को भी आपके हैक कर सकता है। फिर तो उसको हैक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा और वो अकाउंट उसका हो गया। क्योंकि कम से कम आप अगर अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे तो हैकर्स के लिए वो मुश्किल होता जाएगा, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे तो वो हैकर्स के लिए आसान होता जाएगा। हैकर्स तो वैसे ही फेसबुक का हैक कर लिया ना, अगर वो उसका कर सकता है तो वो उसका भी किसी और अकाउंट का भी कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको पासवर्ड और यूज़र नेम ही दे देंगे तो फिर उसके लिए हैक करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सर्वर को खुद नहीं पता होगा कि ये आप हैं या हैकर इसको ऑपरेट करने का इस्तेमाल कर रहा है। तो कभी भी अपना पासवर्ड सेम मत रखिए सारे अपने सोशल मीडिया। चौथा पॉइंट है, अपने पासवर्ड को लंबा रखिए। जितना ही लंबा पासवर्ड होगा उतना ही हैकर्स के लिए डेटा को ब्रीच करना, पासवर्ड को पता लगाना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए अपने ट्राई करिए, कोशिश करिए जितना हो सके कि आप अपने पासवर्ड को लंबा बनाएं, ज़्यादा बड़ा बनाएं, और कोई भी मतलब गैस करने वाली चीज़ ना बनाएं, जैसे 1 2 3 फेसबुक, 1 2 3 इंस्टाग्राम। ऐसा मत करिए। पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करिए अगर आपके पास हो। कोई भी सिंपल पासवर्ड मत डालिए, और ऐसा पासवर्ड बिल्कुल मत डालिए जो कि आपने सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड कुछ शेयर कर रखा हो कि वो कोई भी गैस कर। आईफोन में पासवर्ड मैनेजर हो जाए जो उसे सजेस्ट करता है, उनका यूज़ करिए, क्योंकि वो काफ़ी टफ पासवर्ड्स बताता है। और पांचवा पॉइंट है, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते वक्त हमेशा एक VPN का यूज़ करिए, क्योंकि जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं ये आपकी IP एड्रेस को ट्रेस करती हैं, और उससे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग सकती है। किसी को भी सरकार भी ले सकती है और हैकर्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप VPN का यूज़ करेंगे तो उससे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कभी किसी को पता नहीं लगेगी, जिससे आपकी कम से कम लोकेशन तो सिक्योर हो ही सकती है, और आपके बारे में कम से कम किसी को पता लग। और कई VPNs भी आपका डेटा स्टोर करते हैं अपने में,
तो ऐसे वीपीएन्स को चूज़ करिए जो कोई भी डेटा आपसे स्टोर करने के लिए परमिशन नहीं मांगता है, जैसे कि लोकेशन या फिर कोई पासवर्ड या कुछ भी आपकी मीडिया में घुसना चाहता है, ऐसा कुछ भी परमिशन मत दीजिए किसी वीपीएन को। ऐसे वीपीएन को यूज़ करिए जो आपसे डेटा स्टोर नहीं करते हैं। खासकर ऐसे वीपीएन्स जो होते हैं वो पेड होते हैं, क्योंकि वो आपकी ऑथेंटिसिटी को किसी से भी छुपाते हैं और आपकी लोकेशन को छुपाते हैं, क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं वो ये पता कर लेती हैं कि आप कहाँ पर, किस कंट्री से, कंट्री के किस सिटी में बैठे हुए हैं और सिटी के भी आप किस इलाके में हैं, ये सब कुछ वो पता कर लेती हैं। तो इससे बचने के लिए वीपीएन का प्रयोग करिए। 6 पॉइंट है, कभी भी आपको कोई ऐसा एसएमएस आता है जिस पर लिखा होता है रॉन्ग सीवीवी एंटर, मतलब आपका गलत सीवीवी पड़ा हुआ है, उसे सही डालिए। रॉन्ग सीवीवी एंटर, तो ऐसे मैसेजेस को सीरियस लीजिए। हो सकता है कोई आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स का यूज़ करके और रैंडमली कोई सीवीवी बार बार ट्राई कर रहा है, जिससे कि आपका कार्ड वो हैक कर सके और उसका कहीं पर इस्तेमाल कर सके। तो जैसे ही आपको ऐसा कोई एसएमएस मिले, तुरंत अपने बैंक को, अपने उस कार्ड के रिलेटेड बैंक को फ़ोन करिए और कार्ड को ब्लॉक करवाइए और उसको इस बारे में भी बताइए कि ऐसा ऐसा मैसेज आया है, और वो अपनी तरफ से जल्द कोई एक्शन ले इसके लिए। 7th पॉइंट है जो कि काफ़ी सिंपल है, सबको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। कभी भी OTP किसी को भी मत बताओ, यहाँ तक कि बैंक वालों को भी, अगर वो रियल भी हैं तो भी उनको अपना OTP कभी भी मत बताओ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास OTP आता है और वो लोग फ़ोन कर पूछते हैं, जो कि होते हैं हैकर्स, कि मुझे अपना OTP बता दीजिए, मैं इस फलाना ढिमकाना बैंक से बात कर रहा हूँ, और आप उनको अपना OTP बता देते हैं और फिर तो उनके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। मतलब फिर तो उनको हैकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपका सारा पैसा वो लेकर छूमंतर हो जाएंगे। 8th पॉइंट है, जब आप किसी भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना रजिस्टर करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप चूज़ करते हैं कि मेरे कुत्ते का नाम क्या है, या मेरा मेडन नेम क्या है, मेरी मदर का मेडन नेम क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को चूज़ मत करिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जवाब तो आप खुद ही सोशल मीडिया पर डाल चुके होते हैं फ़ोटोज़ के साथ। मेरी मम्मी है, इनको हम ये बुलाते थे, मेरा डॉगी है, इस पेट को मैं ये बुलाता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस का कभी भी आंसर मत करिए जो कि बहुत ही ईजी हैं। सबसे टफ से टफ क्वेश्चंस का इस्तेमाल करिए और उनको कभी भी सोशल मीडिया पे या किसी के भी साथ शेयर मत करिए। कभी भी किसको मत बताइए कि उनसे रिलेटेड आंसर्स क्या हो सकते हैं, जिससे कि आपकी ऑथेंटिसिटी सेव रहे। ऐसे आंसर्स का, ऐसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जो आंसर आप करते हैं, या तो उनको टफ करिए, या तो टफ क्वेश्चंस का आंसर करिए, या फिर उन क्वेश्चंस के आंसर को सोशल मीडिया पर मत डालिए, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग सब कुछ ही लगभग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। वो आपकी सिक्योरिटी को बहुत हार्म कर सकता है, आपके डेटा को आसानी से कोई भी हैक कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अपने फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को या अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब वो पुराने वर्जन में रहता है तो वहाँ पर काफ़ी लूप होल्स होते हैं, काफ़ी बग्स होते हैं, जिनको हैकर्स आसानी से हैक करके उसमें घुस सकते हैं, ईज़िली उसमें एंटर कर सकते हैं। इसलिए ये अपडेट्स आपके पास भेजी जाती हैं ताकि उनमें जो लूप होल्स हैं, जो बग्स हैं, उनको फिक्स करके और फिर से अप टू डेट करें, ताकि आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रह सके। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही आसान है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो एक बार उसके URL को ध्यान से देखिए, उसे चेक कीजिए, क्या उसका URL HTTP से शुरू हो रहा है या HTTPS से शुरू हो रहा है। ये S शब्द जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। S का मतलब होता है सिक्योर, यानी कि कनेक्शन सिक्योर है, बीच में कोई भी इसको हैक नहीं कर रहा है या फिर कोई और थर्ड पार्टी इसको ऑपरेट नहीं कर रही है। और अगर वहाँ पर S नहीं है तो सावधान हो जाइए और उस वेबसाइट को ना ही यूज़ करिए तो ही बेटर है, क्योंकि उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आपका डेटा कोई भी आसानी से ले सकता है, उस पर कोई सिक्योरिटी की लेयर नहीं लगी हुई है। S का मतलब होता है एक सिक्योर लेयर लगी होती है उस पर। लेकिन लास्ट पॉइंट है कि कुछ भी फ्री में नहीं होता दोस्तों, कोई भी वेबसाइट आपको फ्री में कुछ नहीं देती। अगर वो आपसे फ्री में रजिस्टर कर रही है, आपको अपने यहाँ बुला रही है, रजिस्टर करिए, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए, तो वो उसके बदले आपसे आपका डेटा भी ले रही है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, जो डेटा वो है, इस समय डेटा पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए अपने डेटा को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिक्योर रखने की कोशिश कीजिए।
कहीं भी फ्री में भी किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बना लेना और अपनी सारी लोकेशन, ये नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ शेयर कर देना, ये गलत है। सिर्फ सिक्योर और ट्रस्टेड वेबसाइट पर ही जाइए और उन्हीं ऐप्स का भी इस्तेमाल करिए। किसी भी अरे गरे ऐप का इस्तेमाल मत करिए। और आखिरी पॉइंट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये जो कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐप्स हैं जिनमें कि अभी नया शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है कि आपका एक पासवर्ड तो है ही, साथ में फिंगरप्रिंट या फिर कोई पैटर्न या फिर एक्स्ट्रा OTP या कुछ, जैसे आप जीमेल पर कभी आपने अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव कर रखा होगा तो आप जब भी जीमेल पर जाएंगे तो वो आप पासवर्ड तो डालेंगे ही, उसके बाद वो आपको एक पॉपअप भेजता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उस पर होते हैं नंबर्स। तो जो नंबर उस समय वहाँ पर आपको लॉगिन करते समय दिख रहा है वही आपके फ़ोन में भी आएगा, लेकिन उसके साथ 3-4 और नंबर आएंगे। तो अगर आपने सही नंबर को टिक किया है तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो इससे सिक्योरिटी की लेयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिव करके रखिए, चाहे भले ही वो OTP हो, पैटर्न हो या फिर ऐसे पॉपअप्स हों। और अब ये लगभग सारे ही पॉपुलर वेबसाइट्स और ऐप्स में आ गया है, जैसे कि फेसबुक, जीमेल, ट्विटर, इन सब में ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब अवेलेबल है, इनको ऑन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ मैं आशा करता हूँ कि आप अपने डेटा को सुरक्षित रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहेंगे किसी भी वेबसाइट या ऐप को यूज़ करते समय, और कोई भी ऐसे वैसे मैसेज या कॉल पर विश्वास मत करिए। इसी के साथ मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे कुछ सहायता हुई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट